नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं जोशीमठ की खबर से, जहां खराब मौसम के बीच खतरनाक जोन में पड़ने वाले 2 होटलों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इधर मुख्यमंत्री मुआवजे और विस्थापन को लेकर बैठकें करते रहे, लेकिन विस्थापित हो रहे लोगों का दर्द कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जिन 2 होटलों के गिरने का डर प्रशासन को सता रहा था, आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद इनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां मंगलवार से महिलाएं मुआवजे को लेकर धरने पर बैठी हुई थीं। होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल को चरणबद्ध तरीके से तोड़ने में लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। सरकारी दावों के बीच घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। 45 साल की मजदूर सुलोचना को घर खाली करने का आदेश दे दिया है। पत्थर तोड़कर गुजर बसर करने वाली सुलोचना अपनी कहानी कहती हैं तो आंसू छलक पड़ते हैं। हाँ, गाँव नहीं हूँ भैया, हमारा तो ना इधर है ना उधर है, एक ही तो घर है मेरे पास। क्या करूँ? मेरे तो कुछ सरकार बोल रही, बोल तुम विस्थापित बनो। कहाँ बने हम विस्थापित? हमारे पास तो कहीं रहने खाने की जगह तक सामान नहीं है। विस्थापित कहाँ हो जाएंगे हम? हम विस्थापित हुए, हमारी गाय बच्ची कहाँ जाएगी? आपके गाय बछड़े वगैरह? हाँ, गाय बछड़े वाले हैं, बच्चे बेरोजगार हैं। दूसरों के गांव में जाके क्या हम रोजगार कर सकेंगे? पत्थर फोड़ते हैं मेरे बच्चे, तब खाते हैं हम खाना। मैं लकड़ी बेचती हूँ, घास बेचती हूँ, तब अपना गुजारा करते हैं। जोशीमठ में बेहद खतरनाक तरीके से दरक रहे लगभग 150 घरों को खाली करा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को जोशीमठ में अधिकारियों के साथ बैठक की और ऐलान किया कि अंतरिम राहत राशि जो 1.5 लाख रुपए है, वो तुरंत प्रभावित लोगों के खातों में ट्रांसफर किए जाए। चूंकि ये जो परसेंटेज है वो 20-25% है पूरे जोशीमठ का, एक ऐसा एटमॉस्फेयर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ये बनाया जा रहा है कि जैसे कि पूरा जोशीमठ शहर डूब गया है, पूरा जोशीमठ समाप्त हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इस प्रकार का वातावरण बनाने से जहाँ उत्तराखंड के लोगों का तो सीधे सीधे नुकसान ही है, चूँकि यात्रा चलती है, लोग आते हैं यहाँ और लोगों की आजीविका भी 4 धाम यात्रा से चलती है। जोशीमठ में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेना की बैरकों में दरारें आ गई हैं। सैनिकों को सुरक्षित ठिकानों में भेजना पड़ा है। तकरीबन 25 से 28 वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ तरह से माइनर क्रैक्स पाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमने वहाँ के इन यूनिट्स को या जवानों को कहीं टेम्पररीली रीलोकेट किया है। यदि जरूरत पड़ी तो उनको और भी ऊपर परमानेंटली लोकेट करने का भी प्लान है, जो कि औली एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, आप लोगों से किसी को ज्ञात होगा। जोशीमठ में गुरुवार शाम से बारिश हो गई, जिससे जमीन धंसने का खतरा और बढ़ गया है। करिए लोगों से, आप माइक लगाइए, आंसू निकल जाते हैं। अपना गांव घर छोड़ने की तकलीफ, रोजगार की तकलीफ, खासकर वो गरीब लोग जिनके पास रोज कमाना खाना है, पत्थर तोड़ने वाले लोग, लकड़ी काटकर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। 1.5 लाख रुपए क्या पर्याप्त होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सीएम आए हैं, राहत कैंपों में गए हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनका तो बहुत मुश्किल है मुख्यमंत्री तक पहुंचना। एसडीएम तक पहुंच जाएं, वही इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो फिलहाल इन आंसुओं के साथ ये रिपोर्ट सहयोगी पवन कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कंजावाला मामले में स्पेशल सीपी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने वारदात के वक्त तैनात पीसीआर वैन में मौजूद पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही आरोपियों पर 302 की धारा लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। कंझावला मामले की जांच कर रही स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है। इसके अलावा 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए हैं। दरअसल 1 जनवरी की सुबह तड़के आरोपी 20 साल की अंजलि को अपनी कार से 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए और ये पुलिसकर्मी उसी रूट पर तैनात थे।
ये रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी और 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस हत्या यानी 302 के तहत केस दर्ज करे। यह भी कहा गया है कि जो इलाके के डीसीपी हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि घटना के समय उनके इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो क्या थी, और अगर उनका जवाब ठीक से नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा आदेश है गृह मंत्रालय का, और अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें शुरुआत से ये बात सामने आ रही थी कि किस तरह से आरोपी अंजलि को अपनी कार में फंसाकर 2 घंटे तक घूमते रहे। उन्होंने 13 किलोमीटर का रास्ता तय किया और जैसा कि आई विटनेस कह रहे थे कि वो आरोपियों के कार के पीछे था। वो लगातार 20 बार पुलिस के अधिकारियों से बात करता रहा। 1-2 पीसीआर से रास्ते में मिली, लेकिन कोई भी पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी उसके साथ नहीं गया। तो ये हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि उस रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी, और जब ये लगा कि ये कॉल काफी सीरियस है तो 9 पीसीआर वैन को भेजा गया। इसके अलावा लोकल पुलिस भी आरोपियों को खोज रही थी, लेकिन वो लोग आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। जब आरोपी सुबह 4:40 पर शव को गाड़ी से हटाने के बाद जो शव था वो गिर गया, उसके बाद आरोपी वहां से भाग गए, अपने घर पहुंच गए और फिर पुलिस उन्हें पकड़ पाई। बेंगलुरु में हाल में ही मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिरने से एक हादसा हुआ था और एक बार फिर से बेंगलुरु शहर के बीचों बीच ब्रिगेड रोड पर एक हादसा हुआ है, जहां सड़क धंस गई और गड्ढा हो गया, जिससे एक बाइक सवार घायल हो गया। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। सड़क के बीचों बीच अचानक बन गया इतना बड़ा गड्ढा। तभी पास से गुजर रहे समीर अपनी बाइक से गिर पड़े और जख्मी हो गए। जमीन अचानक नीचे धंसने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं भी नीचे की तरफ जाने लगा, लेकिन किसी तरह से खुद को संभाला। हादसा बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड को जॉनसन मार्केट से जोड़ने वाली शुले सर्किल के पास हुआ। रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन आसपास के दफ्तर में काम करने वाले लोगों की आवाजाही जारी थी। बीएमआरसीएल का कहना है कि सड़क के हर इंच की गहराई की जानकारी इकट्ठा नहीं की जा सकती। गीली मिट्टी की वजह से सड़क के बीच गड्ढा बन गया। जमीन के नीचे हर एक इंच पर क्या है ये पता नहीं किया जा सकता। जमीन के अंदर अगर कुआं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि मिट्टी की नमी की वजह से ये जमीन खिसकी। इस सड़क पर 90 फुट नीचे मेट्रो ट्रैक के लिए सुरंग की खुदाई चल रही है। आसपास के लोगों को रात में काफी कंपन महसूस होता है। 2 दिन पहले नागवाड़ा के पास मेट्रो का एक निर्माणाधीन पाया गिर गया था, जिसकी वजह से एक बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई थी। बारिश होने से इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर धाराशायी हो जाता है। कई बार लोगों की जान बिजली का तार गिरने से होती है, तो कई बार खस्ताहाल सड़कों पर बने पॉट होल्स लोगों की मौत की वजह बनते हैं। अब मेट्रो का काम चल रहा है तो कहीं निर्माणाधीन पाया गिर जाता है तो कहीं सड़क धंस जाती है। कुल मिलाकर इन सब का खामियाजा इस शहर को भुगतना पड़ रहा है, यानी ब्रांड बेंगलुरु की इमेज लगातार खराब हो रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत देने वाली खबर आई है। दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर मामूली तौर पर गिरकर 5.72% हो गई। इससे पहले नवंबर महीने में भी गिरावट दर्ज हुई थी। गुरुवार को आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई। सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर कहा, खुदरा महंगाई दर में गिरावट का ट्रेंड लगातार तीसरे महीने दिसंबर 2022 में भी जारी रहा। नवंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 5.88% थी, जो दिसंबर 2022 में और गिरकर 5.72% हो गई।
दिसंबर 2022 में शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई दर 5.39% रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.05% रही, जो आरबीआई के टारगेट से कुछ ही ऊपर है। राशन दुकानों में भी खाने पीने के जरूरी सामानों के दाम में गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। खाने पीने के तेल की कीमतों को लेकर एक वक्त चिंता थी, अभी क्या ट्रेंड है उसका? जो पहले बीच में महंगा हुआ था, बट अभी 1-1.5 महीने से स्टेबल है। पहले भी 160-170 था, अभी 100 जो अच्छा वाला तेल है 170 रुपए है। कौन सा तेल? फॉर्चून ब्रांडेड। तो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, सबकी कीमतें मोर और लेस स्टेबल? हाँ जी, स्टेबल है, सबका रेट सेम ही है अभी। आटा की पहले कितनी कीमत थी, अभी कितनी? आटा पहले 35 था, अब 32-30 ऐसे ही है, स्टेबल है। अभी सबके रेट स्टेबल हैं। आटा जो डेली नेसेसिटी आइटम है, आटा, दाल, चीनी, चावल, सबके रेट सेम है, स्टेबल है। गुरुवार को ही कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें आम जरूरत की चीजों की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा की गई। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के मुताबिक बैठक में ये बात सामने आई कि अगले कुछ महीनों तक दालों की स्थिति अच्छी रहेगी। तूर दाल की पैदावार में कुछ कमी की आशंका को देखते हुए उसका बड़े स्तर पर आयात करने का फैसला किया गया है। We had very intense engagement with the import fraternity और क्योंकि जहां से इंपोर्ट करना है वहां प्रोडक्शन भी होना चाहिए, तो हमें जैसे अगले वर्ष लगभग 10 लाख टन तूर दाल का आयात करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी सुलभता से बनी रहे। तो 10 लाख, इस साल 7.6 हुआ है, हो सकता है अगले साल 10 करना पड़ेगा। तो हमने अभी से ये एडवांस प्लानिंग करके इंपोर्टर्स के साथ मीटिंग कर ली है। और तूर दाल अधिकतर ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से आती है और कुछ म्यांमार से आती है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, मीनिंग देयरबाय 31 मार्च 2024 तक ओपन जनरल लाइसेंस पे इन दालों का आयात कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता मामलों के सचिव के मुताबिक प्याज की खुदरा कीमत 27 रुपए से 28 रुपए प्रति किलो से ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और कुत्तों को लेकर एक बार फिर से गाजियाबाद की सोसाइटी झगड़े का अखाड़ा बन गई। इस बार कुत्तों को चाहने वाली और कुत्तों को वहां से हटाने वाली महिलाओं के ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ। जब ये झगड़े का वीडियो वायरल हुआ तब शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। हमारी तरफ से इसे बताओ। आवारा कुत्तों को सोसाइटी से बाहर निकालने के मुद्दे पर महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई का ये वीडियो गाजियाबाद की रिवर हाइट सोसाइटी का है। बवाल तब हुआ जब आरडब्ल्यूए ने सोसाइटी से आवारा कुत्तों को निकालने का अभियान चलाया। इसे लेकर सोसाइटी में 2 समूहों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। पूनम कश्यप का आरोप है कि जब उन्होंने कुत्तों को सोसाइटी से बाहर निकालने का विरोध किया तो आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ने महिलाओं को बुलाकर उनकी पिटाई करवा दी। 11:30 बजे मेरे पास कॉल आता है कि यहाँ पे ना कुत्तों को हटा रहे हैं, मार रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके गई, मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई, तो उन लोगों ने मुझे देख लिया। फिर मैं जा नहीं पा रही थी वहाँ पे। फिर मेरे पास सुरभि रावत जो है पीएफए की मैम, उनका फोन आया मेरे पास। तो मैडम कहती पूनम एक बार तुम देख कर आओ क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं मैडम मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप आ जाओ, मैं आपके साथ जाऊँगी। तो मैडम भी वहाँ पर आई और मैं और मैडम वहाँ पे गए। वहाँ पे सुबोध त्यागी है, उसने सारी लेडीजों को इकट्ठा कर लिया। सुबोध त्यागी ने सारी लेडीजों को ये बोला कि ये डॉग लवर है, ये कुत्तों को खाना खिलाती है, सोसाइटी का माहौल खराब कर रखा है, ये कुत्तों से बच्चों से कुत्तों को कटवाती है, इसको मारो, इसको मारो। बाबर वो ये शब्द बोल रहा था। वो जो महिला पिटती हुई नजर आ रही है वो वीडियो बाद की दिखाई जा रही है। उससे पहले उस महिला ने यहाँ सोसाइटी में काफी दफे वो महिला कॉमन एरिया में खाना खिलाती है। यहाँ स्ट्रीट डॉग यहाँ कम से कम यहाँ 60-70 स्ट्रीट डॉग हो रहे हैं, जो सोसाइटी के कम से कम 100 से ज्यादा निवासी काट खाए। सभी लोगों में दहशत बनी हुई है। ना हमारी सीनियर सिटीजन महिला उतर पाती, ना मंदिर जा पाते, ना कॉमन एरिया में घूम पाते, ना हमारे कोई भी पार्क में बैठ पा रहे। यहाँ इतना बड़ा दहशत का माहौल है कि कोई बच्चा, कोई महिला नीचे नहीं उतर सकती। आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली एनसीआर में मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। अब गाजियाबाद में
महिलाओं के बीच हुई मारपीट की शिकायत भी पुलिस के पास पहुंची है। हेवर हाइट सोसाइटी के एक प्रकरण सामने आया जिसमें कि कुत्तों को लेकर दो पक्षों में हाथापाई और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त संदर्भ में दोनों पक्षों की अपनी एक लिखित शिकायत थाना नंदग्राम में दी है। शिकायत की जांच की जा रही है, तत्पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़े हैं, तभी से हर जगह इसे लेकर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। इसी वजह से अब आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस भी बनाने की बात कही जा रही है। गाजियाबाद से पिंटू तोमर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से, जहां मिड डे मील पर संकट छाया है। हाल ये है कि बच्चे अपने घर से टिफिन ला रहे हैं। घर से टिफिन लाकर स्कूल में खाना खाते बच्चे। स्कूल प्रशासन का कहना है कि दिसंबर महीने का चावल अभी तक नहीं आया है, इसलिए उन्हें मजबूरन बच्चों को अपना टिफिन लाने के लिए कहना पड़ा है। दिसंबर का मतलब डिमांड की है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। जो था पिछला वो हमने 20, 22, 24 तारीख तक पकाया, लेकिन अभी राइस नहीं है और अदर भी नहीं है, इसलिए हम नहीं पका सकते। 26 तारीख से मेरे स्कूल का बंद है। यवतमाल जिले में 2700 से ज्यादा जिला परिषद स्कूल हैं, जिनमें तकरीबन 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यवतमाल मिड डे मील पंचायत समिति अध्यक्ष का कहना है, सभी स्कूलों में पूरी तरह से बंद है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये सही है कि डिमांड के बावजूद अभी तक दिसंबर महीने के चावल की आपूर्ति कहीं कहीं नहीं आ पाई है। जिस दिन डिमांड आई उसी दिन हमने डिमांड प्रोसीड कर दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, लेकिन ऐसे सुनने में है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, चावल उपलब्ध नहीं है यहाँ पर एफसीआई के गोडाउन में, इसलिए अभी पुरवठा होना बाकी है। विधान परिषद में शिवसेना विधायक दल नेता और प्रवक्ता अंबादास दानवे ने इसे शर्मनाक बताया है। जो चावल है वो मिलना चाहिए। कुछ जगह तो चावल का अनुदान भी स्कूल को दिया गया नहीं। स्कूल के जो शिक्षक है उनको कहा जा रहा है कि आप लेके आओ, बाद में हम देंगे। बोलते ये स्थिति महाराष्ट्र सरकार की शर्मनाक है। बच्चों को चावल मिलना ही चाहिए, और ये जो नहीं दे सक रहे, इसमें केंद्र सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार से सप्लाई नहीं हो। सप्लाई हो या न हो, जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको चावल मिलना चाहिए। इस बीच जिले के शिक्षा अधिकारी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए यह समस्या थी, लेकिन अब चावल की आपूर्ति शुरू हो गई है। यवतमाल जिले के लिए 913 टन चावल की मांगनी थी, उनमें से 753 टन माल उठा लिया है 10 और 11 जनवरी को, और 160 टन बाकी रह गया वाला है, वो कल परसों उठा लेंगे। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने और बाल कुपोषण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की है, लेकिन यवतमाल के कई स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलने से हजारों गरीब परिवारों के लिए समस्या खड़ी हो गई थी। यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कहां से शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा पर्यटन क्रूज, पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। डिजिटल होती दुनिया में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। हालांकि अभी एक पायलट योजना है, लेकिन खास बात यह है कि इस पायलट योजना में एक फल विक्रेता को भी शामिल किया गया है। बच्चेलाल साहनी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 29 साल से मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के सामने फल बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। बच्चेलाल साहनी इन दिनों खबरों में हैं क्योंकि आरबीआई ने इन्हें ई रुपया पायलट योजना का हिस्सा बनाया है। ई रुपया CBDCR मतलब रिटेल में कारोबार करने वाले छोटे फुटकर भुगतान से जुड़े हैं। हमने रिजर्व बैंक वाले ने हमको ये ई-रुपीस का अभी स्टार्टिंग करने के लिए बोले, तो हम उसमें सम्मिलित हुए। इन्होंने हमको भी दीजिए, आप देना है तो हमको दीजिए, हमारे से अगर भविष्य देश का भविष्य अच्छा होगा तो और अच्छी बात है। उन्होंने हमको इस डिजिटल का जो CBDC ई-रुपीस का जो है ये स्कैनर हमको 1 महीना पहले दिए और हमने इसको स्वीकार किए और फिर अभी चालू है। आरबीआई ने 2 प्रकार की डिजिटल करेंसी जारी की है, एक CBDCW और दूसरा CBDCR। पहली थोक भुगतान में प्रयोग होगी और दूसरी फुटकर भुगतान में, मतलब आम आदमी के लिए है। ये अभी प्रायोगिक तौर पर है, इसलिए बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चेलाल साहनी ने बड़े ही आसान तरीके से इसे समझाया।
हमारा कोई ग्राहक ने सामान हमारा से फ्रूट लिया, हमसे वो पैसा पेमेंट करने के लिए गूगल पे उनको नहीं करना है, डिजिटल ई-रुपीज पे करना है स्कैनिंग करके, तो जस्ट लाइक गूगल जैसा इसको स्कैनिंग करेंगे मोबाइल से और वो हमको मोबाइल में हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर आ जाएगा। ये पैसा आप बाद में निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से इजीली निकाल सकते हैं। हमको ATM मिलने वाला है, उन्होंने हमको बोले हैं RBI वाले ने, और उस ATM से आप इसको विड्रॉ करके फिर यूज कर सकते हैं आप। दरअसल ये जो नई डिजिटल करेंसी ई करेंसी जो है, ये एक तरह से वॉलेट के तरह से काम करेगा, यानी कि जो हमारा ये पॉकेट है समझिए, इसमें हम कैश पैसे रखते हैं नगदी, और जितना पैसा होता है निकाल कर हम दे देते हैं, सामने वाले को भुगतान करते हैं। ठीक उसी तरह है ये। बैंक में 4 बैंकों को फिलहाल अधिकृत किया गया है। बैंक में जाकर आप ई वॉलेट खोल सकते हैं और उसके में जितना पैसा चाहिए उतना उसमें भरा सकते हैं, और फिर बाद में उसी फ़ोन के माध्यम से, उस ई वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, जहां पर भी फिलहाल इस तरह की व्यवस्था है। बच्चेलाल के मुताबिक 1 महीने से उन्हें ये सुविधा दी गई है, लेकिन अभी दिन में कभी 1 या 2 आदमी ही इसके जरिए भुगतान करते हैं। अभी ये योजना प्रायोगिक तौर पर है, इसलिए लोगों को इसकी बहुत कम जानकारी है। इसे लेकर अभी बहुत सवाल भी हैं। जो नोट होता है, नोट के पास ये रिकॉर्ड या लॉगबुक नहीं रहता कि कितने हाथों से होके आया है। हमारे पास जो नोट है वो हजारों लाखों लोगों के हाथों से होके आया होता है, बट इसमें डिजिटल लॉक तो होगा ही होगा। और दूसरा, इसमें ब्याज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप घर में पैसा रखते हैं तो आपको बैंक ब्याज नहीं देता है। बहरहाल अभी इसे बहुत कसौटियों पर खरा उतरना है, उसके बाद ही इसकी सफलता निश्चित होगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और कल से वाराणसी से दुनिया का सबसे लंबा पर्यटन क्रूज शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कल इसे हरी झंडी दिखाएंगे। बनारस के रविदास घाट पर खड़ा ये गंगा विलास क्रूज शुक्रवार को प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद एक लंबी सैर के लिए निकल पड़ेगा। वाराणसी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका होते हुए ये डिब्रूगढ़ तक जाएगा। 51 दिनों में ये क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर करेगा और इसकी राह में 27 नदियां और 50 पर्यटन स्थल पड़ेंगे। ये पहला सफर है इसका। कलकत्ता से यहाँ आया और यहाँ से मेडन वॉइस पे जाएगा गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक। मतलब जहाँ तक यात्रा का सवाल है, ये यात्रा यहाँ से बनारस से जाके गाजीपुर है, बलिया है, फिर बिहार में बक्सर है, पटना है, मुंगेर है, सिमरिया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। फिलहाल इस पर 31 मुसाफिर जा रहे हैं। स्पा, जिम और लाइब्रेरी भी है, साथ ही तरह तरह के लजीज व्यंजन भी। इसका किराया कितना है? किराया जो है वेरिएबल है, इसका 25 से 50 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से। अगर 50 दिन 51 दिन को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 14-15 लाख रुपए। हाँ, इतना तो हो जाए, इसी के आसपास है। इसमें सारी चीजें रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के घाट के उस पार बालू में टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। इस टेंट सिटी में 3 तरह के कॉटेज हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और स्यूट। यहाँ भी 3 स्टार से 5 स्टार होटल की सुविधा मिलेगी। किराया भी इसी तरह का लगेगा। इस टेंट सिटी में ओपन लाउंज भी है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही यहां कम्युनिटी हॉल, योगा पार्क, वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। बनारस के व्यंजनों के साथ बनारस घराने की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। इस टेंट सिटी को बसाने वाली कंपनी के लोगों को भी अलग सा अनुभव हो रहा है। ये जो स्टैचू ऑफ, ये जो केवल अपना जो टेंट सिटी बनारस हमने बनाया हुआ है, वो गंगा नदी, गंगा जी के किनारे पे है। हम लोग कह सकते हैं गंगा जी की गोद में है, तो एक फील ले सकते हैं हम लोग। शाम के टाइम पे पानी का फील लीजिए, गंगा जी का फील लीजिए, और उस फील को लेते हुए अपनी बात करूँ, खुद दूसरी बार आया हूँ वाराणसी, वो फीलिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है कि गंगा जी के किनारे पे खड़े रह के एक आध्यात्मिक टेंट सिटी में रहा हूँ। हालांकि इस साल लंबे समय तक बाढ़ का पानी बने रहने की वजह से टेंट सिटी को बसाने के लिए समय कम मिला और 600 की जगह 270 टेंट ही लगे, लेकिन फिर भी इसको लेकर लोगों में एक अलग तरह का रोमांच है। इस साल क्योंकि गंगा का पानी बहुत देर से उतरा, इसलिए कुछ कम समय तक के लिए रहा, लेकिन ये मई जून तक जाएगा। उसके बाद बाढ़ से पहले ये जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली साल उम्मीद करते हैं कि और बड़ी जगह पर ये टेंट सिटी लगेगी और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए और यहाँ रह करके इसके रोमांच को अनुभव करने के लिए बहुत लोग आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं। वाराणसी के टेंट सिटी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।